नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील यादव एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल यानी कि विजन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा यहाँ पर वीडियो लाने का मकसद है वह एकमात्र मकसद यही है कि आज मैं आपको कुछ ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जो हाल फिलहाल में ही हमारे देश के अंदर यानी बहुचर्चित हुई है। और इस विषय पर बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और यह विषय है हमारा आज का जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि अपने एक धारा को जिसका नाम है, यहाँ पर हम इसको नाम देंगे यानी आर्टिकल, और आर्टिकल यानी 370। हम अनुच्छेद 370 पर आज यहाँ पर बात करने वाले हैं और 370 अनुच्छेद के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इस अनुच्छेद 370 के बारे में हम संपूर्ण बातें करेंगे। आखिरकार यह अनुच्छेद हमारे संविधान में कैसे जोड़ा गया और इसको हटाने का अगर प्रावधान भारत सरकार ने किया है तो आखिरकार कौन सी ऐसी शक्ति थी इस भारत सरकार के पास जो इसे हटाने का काम किया गया है। मैं उन सभी विषयों पर आपसे बात करूंगा और मेरा आज का यह टॉपिक ही यहाँ पर यानी होने वाला है आर्टिकल 370। अगर आर्टिकल 370 की मैं आपसे बात करने वाला हूं तो आपको सबसे पहले समझना होगा अपने संविधान के एक भाग को, यानी मैं आपके सामने बात करने वाला हूं अपने संविधान के भाग 21 की। यानी संविधान के भाग 21 की जब मैं बात करता हूं तो संविधान का भाग 21 यहां पर कुछ विशेष प्रकार के यानी कि हमको अधिकार देता है। इन अधिकारों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद यानी भाग 21 के अंदर आप पाएंगे अस्थायी यानी अस्थायी संक्रमणीय यानी अस्थायी संक्रमणीय और अस्थायी संक्रमणीय कुछ विशेष अधिकार। मतलब आपका जो यहाँ पर यानी क्या आपके सामने जो विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है, सबसे पहले वह विशेष अधिकार यहाँ पर हमें आर्टिकल 370 नहीं भाग 21 के अंदर देखने के लिए मिलता है। यानी हमें भाग 21 यहाँ पर एकल संक्रमणीय और विशेष अधिकार के बारे में बताता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस भाग 21 के अंदर आपकी धारा यहाँ पर यानी अनुच्छेद 370 ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों को विशेष अधिकार के माध्यम से जोड़ा गया है। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाग 21 की जब आप बात करते हैं तो भाग 21 में आप यहां पर कह सकते हैं कि आर्टिकल 369 से स्टार्ट होकर और यह जाता है यानी 392। यानी कि भाग 21 में अनुच्छेद 369 से और 392 तक जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं वह सभी हमें विशेष अधिकार का प्रावधान यहाँ पर बताते हैं। मतलब हमारा 370 जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने का काम करता है, तो दोस्तों यह 370 ही नहीं, हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के ऐसे अनुच्छेद पाए गए हैं जो हमें विशेष अधिकार देने का काम करते हैं। मतलब अनुच्छेद 369 भी हमें विशेष अधिकार देता है, अनुच्छेद 370 भी हमें विशेष अधिकार देता है, अनुच्छेद 371 और 371 में अनुच्छेद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं वह सभी हमको संविधान में यहाँ पर विशेष अधिकार के बारे में प्रावधान करते हैं। और उन्हीं के मध्य में हमारा एक आर्टिकल आता है जिस आर्टिकल को आप यहाँ पर 370 कहते हो। यानी अनुच्छेद 370 की आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर 370 की हम बात कर रहे हैं तो हमको संविधान का यानी भारतीय संविधान का हमें भाग 21 के बारे में पता होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा गया है। मैं आपके सामने इस 370 पर आपके लिए बहुत सारी बातें करूंगा। आज सब कुछ इस 370 के बारे में जानेंगे कि आखिरकार किस कारणों से हमें यह 370 यानी कि आज हमारे पूरे देश में प्रचलित हो रही है। और जब 370 को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं तो देखिए, जिस समय हमारा देश यानी कि ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के यहाँ पर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होते ही हमारे देश के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 600 देशी रियासतें यहाँ हमारे देश में थीं।
आप इसको 542 कह सकते हैं, लेकिन मैं लगभग 600 आपके सामने रख रहा हूं। उन 600 देशी रियासतों की बात करें तो उन 600 देशी रियासतों में कुछ देशी रियासत हमारे लिए प्रमुख थी, और हम यहाँ पर जब 600 देशी रियासतों की बात करते हैं तो 600 देशी रियासत में सबसे मुख्य हमारे लिए एक देशी रियासत हुआ करती थी, जिसको आप यहाँ पर कह सकते हैं जम्मू कश्मीर देशी रियासत। मतलब 600 देशी रियासतों में से यह जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रमुख देशी रियासत थी। और जम्मू कश्मीर ही नहीं, हमारे देश में जितनी भी देशी रियासतें थी उनके पास यहाँ पर यानी 1940 के अधिनियम के अनुसार 3 अधिकार उन देशी रियासतों को दिए गए थे। अगर मैं तीनों अधिकारों की बात करूं तो तीनों अधिकारों में से पहला अधिकार उन देशी रियासतों के पास था कि वह भारत में अपने आप को सम्मिलित कर लें। मतलब देशी रियासतों के पास पहला अधिकार था कि वह अपने आप को भारत में सम्मिलित कर लें, और दूसरा अगर कोई अधिकार उनके पास था तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अपने आप को विलय करके और अपने आप को पाकिस्तान के साथ रखें। जबकि तीसरे अधिकार की हम अगर बात करते हैं तो तीसरा अधिकार और सबसे विशेष अधिकार यहाँ पर जो था इन देशी रियासतों के पास, हम कह सकते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र रखने का भी अधिकार इन देशी रियासतों के पास था। मतलब 3 अधिकार सभी देशी रियासतों के पास थे, और उनमें हम धारा 370 को पढ़ेंगे तो हमको जम्मू कश्मीर देशी रियासत के बारे में पता होना चाहिए। तीनों अधिकारों में से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर ने अपना ऑप्शन रखा वह था अपने आप को स्वतंत्र रखना। मतलब अपने आप को स्वतंत्र रखना जम्मू कश्मीर देशी रियासत ज़्यादा सुरक्षित समझता था इन दोनों ऑप्शनों के मानने के अलावा। जब इतना हुआ तो यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र रखने का कार्य जब जम्मू कश्मीर देशी रियासत ने यहाँ पर माना तो उसके बाद यहाँ हम एक तरफ संविधान का निर्माण करने में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ भारत में बिस्मार्क माने जाने वाला एक व्यक्ति इन देशी रियासतों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। और यही चीज़ें जब आगे चलती रहीं तो हमें यहाँ पर एक समय हमारे सामने आया जब हम 20 अक्टूबर को अपना संविधान यानी 20 अक्टूबर 1947 को जब भारत में संविधान निर्माण का प्रोग्राम चलाया जा रहा था, संविधान सभा अपने संविधान को बनाने में लगी हुई थी। उसी समय 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के छोटे से कबीले के लोगों ने इस जम्मू कश्मीर पर यानी जम्मू कश्मीर देशी रियासत पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर देशी रियासत पर हमला करने के साथ वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उस समय हरि सिंह नामक एक राजा उस देशी रियासत का यहाँ पर सम्राट के रूप में कार्य कर रहे थे। हरि सिंह जब यहाँ 20 अक्टूबर 1947 को इन पाकिस्तान के छोटे से कबीलियों से यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उनको अब लगने लगा था कि मैं अपनी देशी रियासत को स्वतंत्र नहीं रख सकता। मतलब देशी रियासत को अगर स्वतंत्र नहीं रख सकता तो अब मुझे 2 ऑप्शन बाकी के चुनने होंगे, या तो मैं अपने आप को अब यहाँ भारत में विलय कराऊं या फिर पाकिस्तान के साथ चला जाऊं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के दोनों ऑप्शनों में से हरि सिंह जानते थे कि मैं अगर पाकिस्तान के साथ गया तो सीधा सीधा वह तो पहले से ही अटैक कर रहे हैं। जब हरि सिंह ने यहाँ अपना मन बनाया और उन्होंने यहाँ 20 अक्टूबर 1947 को आकर दिल्ली में अपनी बात जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी, और जवाहरलाल नेहरू के सामने रखकर अपनी बातों को जब इन्होंने रखा तो पाया कि जम्मू कश्मीर को वह भारत में विलय कराना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत का विलय वह इस आधार पर कराना चाहते थे एक विलय पत्र के माध्यम से। लेकिन डियर आप एक बात देखिएगा, 20 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह दिल्ली आए और यह 20 अक्टूबर की जो डेट थी धीरे धीरे 26 अक्टूबर
अक्टूबर 1947 में बदल गई, लेकिन 26 अक्टूबर यानी कि लगभग 20 दिन और 20 दिन तक जब तक 6 दिन और 6 दिन मतलब यहाँ पर 6 दिन जवाहरलाल नेहरू सिर्फ इसी बात का डिसीजन लेने में लगे रहे कि हरि सिंह की यहाँ पर मदद करनी है या नहीं करनी। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर 20 अक्टूबर को कोई हमला जम्मू कश्मीर पर हुआ है तो हमको 21 अक्टूबर को ही यहाँ पर निर्णय लेना था और 21 अक्टूबर को ही क्या यानी कि हमें यहाँ इसका आक्रमण का जवाब देना चाहिए था। लेकिन भारत में उस समय एक व्यक्ति काम कर रहा था जिसका नाम यहाँ पर हम सभी जानते हैं, यानी इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो माउंटबेटन यहाँ पर एक व्यक्ति जो भारत को कहीं ना कहीं अपने आपे में संभालने की कोशिश कर रहा था और जवाहरलाल नेहरू अपने पारिवारिक संबंध और दोस्ती की खातिर इस काम को निभाने में बहुत बखूबी समय निभा रहे थे। इसीलिए यहाँ पर जो 6 दिन का यहाँ पर यानी कि 6 दिन का जो समय लिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और 6 दिन बाद एक डिसीजन लिया गया कि विलय पत्र के माध्यम से एक विलय पत्र के कुछ नियम और कानूनों को बनाकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यानी कि किस में मिला लिया जाता है, भारत में मिला लिया जाता है। और विलय पत्र के इस माध्यम से ही जब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का काम किया गया तो यहाँ पर हमने पाया कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर एरिया को सेना के द्वारा छुड़वाया गया और छुड़वाने के बाद जब माउंटबेटन की नीतियों में फंसकर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना को युद्ध विराम का आदेश दिया और 1948 में इस युद्ध विराम को रोककर यहाँ पर हमने एक नई यानी कि एक यहाँ पर उपद्रव बीज को बोया और वही उपद्रवी बीज आगे चलकर क्या कहलाया, पीओके। मतलब कश्मीर हमारी सेना ने पूरी तरह से साफ नहीं किया, उन कबीलियाई लोगों से कुछ क्षेत्र बचा, जबकि जम्मू कश्मीर में वह क्षेत्र पहले छुड़ाने से ही हमने यानी जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम का यानी कि क्या यहाँ पर आदेश दे दिया और कुछ यानी कि स्थान जम्मू कश्मीर का उस समय भी किसके पास यानी पाकिस्तान के उन लोगों के पास बचा जो आज क्या कहलाता है, पीओके के नाम से जाना जाता है। यह बात डियर यही नहीं रुकी, हमको आज पढ़ना है आर्टिकल 370 जो अभी हाल फिलहाल में ही संशोधन करके यहाँ पर इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो जानिएगा, पीओके का जन्म हो गया 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह के एक विलय पत्र के माध्यम से। हमने यहाँ पर यानी कि अपना इस देशी रियासत को अपने यानी भारत में मिलाने का भी काम कर लिया। लेकिन यह बात डियर यहाँ नहीं रुकी और जब बात आगे चलने लगी तो भारत का संविधान जब बनाया गया तो इस विलय पत्र को ही आधार बनाकर हमने भारत के संविधान में एक यानी कि अनुच्छेद को जोड़ा। दरअसल भारत के संविधान में जो अनुच्छेद जोड़ा गया वह अनुच्छेद था 306A, यानी कि भारत के संविधान में आर्टिकल 306(1) को जोड़ा गया और 306(1) को यहाँ पर जब जोड़ा गया तो यह आर्टिकल हमें 13 अक्टूबर 1949 को यानी कि भारत ने इस अनुच्छेद के बारे में चर्चा करनी शुरू की। मतलब 306(1) को भारत के लोग यानी कि भारत के संविधान में जोड़ना चाह रहे थे और यह चाहते थे कि 306(1) यहाँ पर जोड़ा जाए। जो 306(A) जोड़ा जा रहा है यह 306 किससे संबंधित था, यह विशेष अधिकार से संबंधित ही था। मतलब यह जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देना चाहते थे और अगर विशेष अधिकार देना चाहते थे तो वह किसके माध्यम से, आर्टिकल 306A के माध्यम से। 306A के माध्यम से विशेष अधिकार देने का काम यह लोग कर रहे थे और यह 306A जब इसी को परिवर्तित किया गया तो इसी को परिवर्तित करने के बाद 1954 में इस 306 को ही यानी कि भारत के संविधान में हमने 370 के रूप में परिवर्तित किया। मतलब 1954, यह 1954 इसलिए विशेष है क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान सभा का जो स्थापना हुई वह भी 1954 में हुई। मतलब जम्मू कश्मीर ने अपने अलग संविधान की प्रक्रिया को शुरू 1954 में कर दिया और
और जब 1954 में अपनी प्रक्रिया को शुरू किया तो 1954 में जो आर्टिकल 306A था उसको अब क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 370 कर दिया गया। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 370 जो यहाँ पर परिवर्तित किया गया है वह राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति के भी क्या, यह एक जन आदेश के अनुसार परिवर्तित किया गया था। मतलब राष्ट्रपति ने एक जन आदेश को जारी किया और इस जन आदेश के अनुसार इसको 370 को संविधान में जोड़ने की मांग राष्ट्रपति ने रखी। जब 370A राष्ट्रपति के एक जन आदेश के आधार पर जोड़ा गया तो 370 हमारे संविधान में एक बात को ध्यान रखिएगा कि यह कहीं भी इसमें 368 आदि का प्रयोग नहीं किया गया जो हमारे संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को बतलाता है। मतलब 370 जो जोड़ा गया वह 370 सिर्फ राष्ट्रपति के जन आदेश के आधार पर जोड़ा गया, इसमें कोई भी संविधान संशोधन प्रक्रिया जैसी चीज नहीं थी। जब 368 का प्रयोग नहीं हुआ, 370 आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़ दिया गया और 370 जोड़ने के बाद हमारे संविधान में उत्पन्न होता है यह एक ऐसा अनुच्छेद जिसको हमने यहाँ 70 सालों तक झेला और 70 सालों तक झेलने के बाद यहाँ पर 5 अगस्त को एक ऐसे कलंक को जो भारत माता के सिर पर लगा हुआ था उसको धोने का कार्य हमारी यानी कि केंद्र सरकार ने किया। मतलब 370 को हटाने का काम जो किया गया है, इस 370 को हटाया गया है या नहीं हटाया गया, हम इन्हीं बातों पर बात करने वाले हैं। दरअसल देखिए 370 की बात हम जब करते हैं तो 370 के अंदर आप पाएंगे कि इसके अंदर 3 धाराएं हैं। मतलब इसके 3 खंडों में इसे विभक्त किया गया है और 3 खंडों में जो विभक्त किया गया है मैं इनको धारा 1, धारा 2 और धारा 3 में निरूपित कर रहा हूं। जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा क्योंकि 370 को अगर समझना है तो खंडों को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है और यही वह खंड है 370 के तीनों जो हमें बताते हैं कि किस तरह के प्रावधान इस 370 ने दिए थे और किस तरह से 370 हमारे देश में लागू था। 370 की धारा फर्स्ट में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर यानी कि अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के संविधान में जितनी भी अनुसूची हैं चाहे वह संघ सूची हो और संघ सूची के अलावा अगर हम बात करें कि वह समवर्ती सूची हो, मतलब संघ सूची हो या समवर्ती सूची हो, और इन दोनों सूचियों पर अगर भारत की संसद कोई भी कानून बनाती है तो अगर वह कानून भारत के लिए बनाया जाता है और वह समवर्ती सूची या संघ सूची में से किसी का एक का है और इस कानून को अगर जम्मू कश्मीर में लागू कराना है तो जम्मू कश्मीर में लागू कराने के साथ साथ संघ सूची और समवर्ती सूची का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में तब तक लागू आप नहीं करा सकते जब तक राष्ट्रपति इन दोनों विषयों के कानून को वहां के सरकार के साथ अनुमति प्रदान ना कर ले। मतलब संघ सूची और समवर्ती सूची का कोई भी कानून बनाने के बाद अगर उसे जम्मू कश्मीर में लागू कराना है तो भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर की सरकार, और जम्मू कश्मीर की सरकार मतलब विधान परिषद और विधानसभा। आगे हम अगर बात करें 370 की यहाँ पर धारा फर्स्ट में ही, और आगे अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे इसके अंदर एक और बात जोड़ी गई है। मतलब वह जो अंतिम और प्रमुख बात है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। मतलब जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग जो बताया है वह इस 370 की धारा फर्स्ट में ही बताया गया है, और जम्मू कश्मीर की यानी अभिन्न अंग की बात धारा 370 के यानी आर्टिकल 370 के धारा फर्स्ट में यह प्रावधान किया गया है। और अभिन्न अंग इसलिए क्योंकि भारत के संविधान
संविधान का अनुच्छेद 1 जो कहता है कि राज्यों का संघ यहाँ पर भारत होगा। और राज्यों का संघ मतलब आपको समझना होगा कि जितने भी राज्य हैं उनमें जम्मू कश्मीर को भी आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है और जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग माना गया है। जब मैं आगे बात करता हूं 370 की धारा सेकंड, तो 370 की धारा सेकंड में कहा गया है कि जिस संविधान सभा ने वहां जम्मू कश्मीर के संविधान को बनाया है, मतलब जैसे भारत का संविधान यहाँ संविधान सभा ने बनाया, ऐसे ही जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वह जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। तो धारा जो 300 यानी कि जो सेकंड है 370 आर्टिकल की धारा, उसमें जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रावधान किया गया है। और सबसे प्रमुख यहाँ जो इसकी धारा 3 है उसकी तरफ अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो इस 370 की धारा तीसरी यानी 3rd यहाँ पर कहती है कि राष्ट्रपति इस यानी कि अनुच्छेद को समाप्त कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को समाप्त कर सकता है, लेकिन यह बड़ा वाला लेकिन कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को समाप्त कर सकता है, लेकिन कब? यहाँ राष्ट्रपति अगर इस धारा को समाप्त करेगा तो इस बात पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा कि अनुच्छेद 370 की धारा 3rd कहती है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद को तो समाप्त कर सकता है, लेकिन वह इसके लिए संविधान सभा से परमिशन लेगा। मतलब संविधान सभा की अनुमति के बाद ही इस धारा को समाप्त किया जा सकता है, इस पूरे आर्टिकल 370 को समाप्त किया जा सकता है। संविधान सभा कौन सी? वह संविधान सभा जिसने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने का काम किया था, उस संविधान सभा की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि राष्ट्रपति समाप्त तो कर सकता है, लेकिन कब? संविधान सभा की अनुमति के बाद। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि आपको पता है कि धारा 370 को हटाया तो गया है, लेकिन आपको यहाँ यह भी पता होगा कि संविधान सभा नाम की कोई चीज़ अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। मतलब यह टॉपिक तो यही खत्म हो जाता है कि संविधान सभा जब है ही नहीं तो राष्ट्रपति इस संविधान सभा से अनुमति लेता। लेकिन यार आपको एक बात समझनी होगी, जब ऐसा इतना आसान था तो इस संविधान सभा की अनुमति लिए बिना, यानी संविधान सभा ही नहीं थी तो राष्ट्रपति इसे पहले ही समाप्त कर सकता था। लेकिन यार एक बात समझिएगा कि 2018 के एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब संविधान सभा वहां नहीं है तो जम्मू कश्मीर की विधान सभा और विधान परिषद को इसने क्या माना, यानी विधान सभा और विधान परिषद को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया कि यही यहाँ की संविधान सभा को यानी कि रिप्रेजेंट करेगी। तो विधान परिषद और विधान सभा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वहाँ की संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी, तो इसलिए आज तक ऐसा कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि धारा 370 को अगर हटाना था तो वहां विधानसभा और विधान परिषद से यानी कि अनुमति लेनी पड़ती राष्ट्रपति को। और यह कदम अब इसलिए उठा दिया गया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय ना तो विधानसभा है ना ही विधान परिषद है। मतलब वहां पर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल शासन लगाया जाता है। राज्यपाल शासन के 2 यानी 6 महीने बाद वहां पर फिर से राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा था, इसलिए वहां पर विधानसभा और विधान परिषद नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और जब विधानसभा और विधान परिषद नाम की कोई चीज़ नहीं होगी तो हम जानते हैं कि हम इस संविधान सभा और विधान परिषद और विधान सभा से बिना अनुमति के इस 370 को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन दूसरी बात आपको यह समझनी होगी कि संविधान का आर्टिकल 370 और संविधान का आर्टिकल 370 का भाग 2 यानी संविधान सभा वाला कॉन्सेप्ट और भाग 3 जिसमें राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है विधानसभा और संविधान सभा के द्वारा, इन दोनों भागों को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 370 संविधान में अभी भी मेंशन है और वह
इन दोनों बातों को भी समाप्त करने की यहाँ पर यानी कि अधिसूचना जारी करता है कि समवर्ती सूची और यानी कि संघ सूची पर बनने वाले कानूनों से संबंधित अनुमति राष्ट्रपति को विधानसभा या विधान परिषद से लेनी पड़ेगी। यानी कि आर्टिकल 370 पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है, उसके खंड 1 को यानी कि धारा 1 को अभी भी जीवित रखा गया है और सिर्फ समाप्त किसे किया गया है, इस विशेष प्रकार के प्रावधानों को समाप्त किया गया है। जब इन विशेष प्रकार के प्रावधानों को समाप्त करने की बात आती है तो इस भाग ए को क्यों समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर होगा। जो कहां पर मेंशन है, हम कह सकते हैं कि यह मेंशन यानी कि 370 की धारा 1 में है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। तो 370 आज भी हमारे संविधान में है और वह किस तरह से परिवर्तित हुआ है कि इसकी धारा 35A यानी कि इसकी धारा 3 और इसकी धारा 2 को खत्म करने के बाद हमें कुछ पोर्शन आज भी इसका देखने के लिए मिल सकता है। अब मैं जब आपसे बात करता हूं यहां से आगे यानी 370 के अलावा मैं आपसे एक और विषय पर बात करने वाला हूं, जो दूसरा विषय है यहां पर 35A। जब मैं इस 35A की बात करता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह 35A आया कहां से, यानी अनुच्छेद 35A का प्रावधान इसमें आया कहां से और क्यों हमें यहां पर यह 35A यानी कि हटाने की आवश्यकता पड़ी। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो भारत का संविधान आप कह सकते हैं कि इस संविधान के अंदर कुछ भागों को जोड़ा गया है। हम कहेंगे कि भारत के संविधान में 25 भागों को जोड़ा गया है, या आप इस 25 भागों से पहले कह सकते हैं कि भारत के संविधान में सबसे प्रमुख है प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना को जोड़ा गया है और 25 भाग आपको यह 22 और 22 नहीं डियर, आप कहेंगे कि भागों की संख्या अगर वर्तमान में कुल पूछी जाएगी तो आप 25 ही कहेंगे, लेकिन 22 कब आंसर होता है मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। 25 भाग प्रस्तावना और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद यहां पर आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। मतलब इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा संविधान बना है और यही नहीं डियर, इन तीनों चीजों के मिलकर ही नहीं हमारे संविधान में कुछ अनुसूची भी जोड़ी गई हैं और 12 अनुसूची हमारे संविधान में वर्तमान में यानी कि हैं। 12 अनुसूची ही नहीं, अब जिस बात पर मैं आपको ध्यान केंद्रित करने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 395 तक जब आप पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में एक भी अनुच्छेद ऐसा नहीं होगा जहां आपको लिखा हुआ मिले अनुच्छेद 35A। मतलब भारत के संविधान में 35A नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आप पूरा संविधान के हर आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको एक भी ऐसा अनुच्छेद मिलने वाला नहीं है। तो फिर 35A आया कहां से, उसी बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल ये जो 35A आया है, समझिएगा इन सभी चीजों से मिलकर हमारा संविधान बना है। और यही नहीं, भारत के संविधान में 2 प्रविष्टि भी जोड़ी गई हैं। मतलब जो प्रविष्टि जोड़ी गई हैं वह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह 2 प्रविष्टि ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। मतलब 2 प्रविष्टि जो भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं यह यहाँ इसलिए जोड़ी गई हैं कि यह विशेष अधिकार की बात करते हैं। मतलब विशेष अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो वह किसमें, 2 प्रविष्टियों में विशेष अधिकार की बात की गई है। और विशेष अधिकार में क्या, विशेष अधिकार में ही 35A। मतलब 35A कहाँ पर मेंशन है, दोनों प्रविष्टियों में मेंशन है। और दोनों प्रविष्टियों में अगर 35A यहाँ पर मेंशन है तो 35A जोड़ा किस लिए गया, इसका मतलब क्या है समझिएगा। 35A इस बात को बताता है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा। मतलब 35A सिर्फ स्थायी निवासी का विश्लेषण करने की कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा।
अगर जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी की यह बात करता है तो यह स्थायी निवासी मानता कैसे है, समझिएगा। यह स्थायी निवासी सिर्फ उसी व्यक्ति को मानता है जो व्यक्ति 14 मई 1954 से पहले कहाँ पर, यानी जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे, वह जम्मू कश्मीर के निवासी कहलाएंगे। मतलब 35A में यहाँ जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी वही होंगे जो 1954 14 मई से पहले जम्मू कश्मीर में रह रहे होंगे। तो 35A आपको समझ में आना चाहिए कि आया कहाँ से है। अब मेरी बात को समझिएगा, जो 35A जोड़ा गया है वह 35A यहाँ जब भारत के संविधान में इस प्रविष्टि में जोड़ा गया तो इस 35A को यानी 1954 में जब जोड़ा गया तो 1954 के साथ ही आपको थोड़ा सा समझना होगा कि 35A इसलिए जोड़ा गया, वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस 35A को फिर से एक जन आदेश के आधार पर ही जोड़ा। मतलब जन आदेश के आधार पर 35A को जोड़ा गया और जन आदेश के आधार पर जोड़ा गया मतलब कि 368 का प्रयोग फिर से कहीं इसमें नहीं किया गया था। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 368 का प्रयोग अगर नहीं किया गया, यानी संविधान संशोधन में 368 का प्रयोग अगर होता है और यहाँ 368 का प्रयोग नहीं किया तो हटाने के लिए इसे 368 के क्या आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली थी। मतलब अगर जन आदेश किसका, राष्ट्रपति के आधार पर जोड़ा गया था तो हम कह सकते हैं कि जन आदेश के आधार पर ही इसे हटाया जा सकता है। और यही हुआ डियर, इस 35A को जब हटाया गया, 35A का जन्म हुआ यहाँ पर आर्टिकल 370 से, और जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया तो 35A यहाँ पर स्वयं ही यानी स्वतः ही खत्म होता है। तो 35A आपको लग रहा होगा कि अगर 35A को हटाया गया है तो यहाँ संविधान में कोई संशोधन या विधानसभा विधान परिषद जो जम्मू कश्मीर से संबंधित थी उनसे अनुमति क्यों नहीं ली गई। उनके पीछे कारण था कि जब 35A और 370 जोड़ा गया था, जब उसी समय 368 यानी संविधान में संशोधन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो जब जन आदेश से जोड़ा गया जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया, तो इसी के आधार पर इस 300 यानी 370 और 35A को हटा दिया गया। अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है कि अगर 370 को हटाया गया है तो क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन डियर, सुप्रीम कोर्ट में तो आप कुछ भी चैलेंज कर दीजिए, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस बात को भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आधार क्या हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में से यानी चैलेंज किया गया हो तो आधार यही हो सकता है कि जो संविधान सभा जम्मू कश्मीर की बनाई गई थी उससे अनुमति नहीं ली गई क्योंकि वह वहाँ नहीं थी, और अगर वहाँ नहीं थी तो उसके जगह विधान सभा और विधान परिषद तो थी, तो विधान सभा और विधान परिषद से अनुमति लेनी चाहिए थी। सिर्फ इस आधार पर आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन डियर, आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर विधानसभा और विधान परिषद नहीं है तो वहाँ यानी उस राज्य की यानी कि कौन व्यक्ति उस राज्य को इस समय यानी संभालने का काम कर रहा होगा? राज्यपाल। जबकि इस संविधान संशोधन में करने के साथ हमने राज्यपाल की अनुमति ली है, क्योंकि आप उस जन आदेश को अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राज्य सरकार की अनुमति के अनुसार उसमें लिखा हुआ मिलेगा। मतलब राज्यपाल के द्वारा अगर अनुमति मिली है तो समझिएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके इस चैलेंज करने में भी कोई यहाँ पर ठोस दम नहीं होगा कि इसको यहाँ आप चैलेंज करें। मतलब अब 370 आपके देश में यूं ही यानी कि हटी रहेगी और आप इसमें कोई विशेष यानी कि क्या यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिर्फ 370 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था और अपनी वीडियो को यही खत्म करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी लोगों ने इसको समझा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इन चीज़ों की होनी चाहिए कि क्या है 370 और किस तरह हमारे देश में काम करती है। ठीक है, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।